हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास। आज हम बालकों की समस्या और उनका निवारण, मनोविज्ञान, बालकों में रुचि, सीखने की क्षमता, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइट आंसर और सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पढ़ के अच्छा लगता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है लावेल तथा मार्केल का, स्पाइकर तथा इरविन का, फिशर तथा यम्बा का और टर्मन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्पाइकर तथा इरविन का कथन है, इरविन का ये विचार है कि बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। ये विचार है स्पाइकर तथा इरविन का। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना बी। निम्नलिखित में से क्या दोष नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना और ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो जो दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थार्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन थे? थार्नडाइक थे। और कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ठीक है। दूसरा, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना प्रमुख तत्व होता है। सी, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो इसके अनुरूप है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुरूप है। थार्नडाइक इसके समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बुद्धि जो है कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में छोटी सी योग्यता होती है, सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। थार्नडाइक थे इसके मुख्य समर्थक और इस सिद्धांत के अनुरूप ए वाला कथन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टलाइज संबंधित है, क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है? मानसिक विकार को समझने की एक योग्यता। बी, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता। सी, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। डी, पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जो क्रिस्टलाइज संबंधित है। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता क्रिस्टलाइज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना सी। अगला पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? किसके लिए? शिक्षार्थियों में बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरणा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर और शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर जो है सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी कारण होता है, शिक्षार्थियों के बुद्धि में अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना।
ऑप्शन नंबर सी जो संभव नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना संभव नहीं है, अलग से ध्यान दिया जाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख के ऑप्शन पर टिक करिए। अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूरे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और संपूर्ण जीवन। तो अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव संपूर्ण जीवन में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। उनका मन स्कूल जाने में नहीं करता है, वे स्कूल जाकर प्रसन्न रहने लगती है, बेघर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती है, वे परीक्षा में सफल होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है, उनका मन स्कूल जाने में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, इनमें से कौन सी समस्या नहीं है? असफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी और सीमित संप्रेषण। असफलता का भय होना मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे में जो है वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। अब आपकी कक्षा में एक बच्चा किसी समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ठीक है, परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, तो इन प्रश्नों में सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। बी, ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। सी, इन प्रश्नों की समस्या से किसी भी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। डी, इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनमें बड़े आंसर हम और आप लिखते हैं, वो होते हैं निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं और इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का चयन करेंगे आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर आप किसी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए, उनकी कैपेसिटी को समझने के लिए आप शिक्षा का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में? ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी, व्यापक संगठक में
विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। सी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। डी, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में किया जाता है। ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो गलत कथन है वो सी वाला है। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि आप अधिगम की गति कैसे तेज कर सकते हैं? यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिकरण परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, एक दूसरे में डिस्कस करें, एक दूसरे में वार्तालाप करें उस सब्जेक्ट के बारे में। आप जहां वास्तविक दुनिया से, एक्चुअल वर्ल्ड से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कक्षा में लेकर आएँ और स्टूडेंट्स उस क्रिया के बारे में डिस्कस करें, वार्तालाप करें, अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को उसको समझने के लिए सुगम बनाए, उनकी हेल्प करे उसको समझने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए हमें विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियों माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ये एक अधिगम का सिद्धांत है। जब आप कोई भी क्रिया को आप बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक नहीं होता है, अस्वाभाविक होता है, वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो ये है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अंतशिष्ट का सिद्धांत नहीं है, अनुकरण का सिद्धांत नहीं है और अनुभवजन्य का सिद्धांत भी नहीं है। ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। आप किसी क्रिया को बार बार करते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक भी उस प्रतिक्रिया को देने लगता है जैसा स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ये एक शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना बी वाला। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं। आप एक क्लास में, पूरी क्लास में स्टूडेंट्स को आप कहीं भी बैठने की अनुमति दे देते हैं, कहीं पर भी सिटिंग बैठने की परमिशन दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए।
अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या का चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। आप एक कक्षा में टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को कहीं पर भी बैठने की परमिशन देते हैं। उनमें से कुछ छात्र जो हैं ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, कुछ छात्र अपने आप पढ़ते हैं, पर लेकिन कुछ के पेरेंट्स हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता है। तो आप इस बारे में अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करके समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। जब किसी किशोर में किसी वस्तु या समस्या, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन में निजी पर्सनल स्टेट पर डिसीजन लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। 18 का जो है आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। आपकी कक्षा में एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा को आसानी से समझ लेता है। इसकी इस व्यक्तिक भिन्नता का कारण है वो जो स्टूडेंट है वो 7th क्लास में है, लेकिन 10वीं कक्षा के विषय के बारे मतलब 10वीं कक्षा के विषयों को भी वो इजीली समझ लेता है। तो उसके व्यक्तिक का भिन्नता का कारण क्या होगा? उसकी विशिष्ट योग्यता होगी ये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी वाला, उसकी विशिष्ट योग्यता। ये उसकी एक विशिष्ट योग्यता है बालक की। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कोई भी बच्चे के सोसाइटी वैल्यूज़ और सामाजिक प्रतिमान को सीखने की संभावना निर्भर करते हैं बच्चे के शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर और स्कूल की इमारत पर। शारीरिक वृद्धि पर भी नहीं, पास स्थित मंदिर पर भी नहीं और इमारत पर भी नहीं। बच्चे के साथी समूह पर ये डिपेंड करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किसी बच्चे में सामाजिक मूल्यों और उसके सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। ये बात बच्चे के साथी के समूह पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में और शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर ही टिक करेंगे आप। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी आती है, शारीरिक विकास होता है, सी अनुशासन की भावना का विकास होता है और डी सामाजिक गुण सीमित होते हैं। तो सीखने में जो प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुशासन की भावना का विकास होता है, किन में होता है? बालकों में होता है। सीखने में प्रेरणा का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। कैसे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय
सिद्धांतों पर आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बिल्कुल करेक्ट होगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। किसी कक्ष में सीखना, लर्निंग, कैसे सीखेंगे आप, उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा में सामाजिक वातावरण। तो आप लर्निंग कैसे सीख सकते हैं? कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक नहीं होगा, प्रशासनिक भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से वो सीखेगा। जो भी बच्चा सीख रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समावेशन, विशेष शिक्षा, सामान्य व्यवस्था, वितरित व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समावेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख के भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन है। खालिस्तान से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। अपचयया, डिस्कैलकुलिया और डिस्माफिया, डिसलेक्सिया। डिस्कैलकुलिया से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। उसे गणित के इक्वेशन दिखाई नहीं देते, अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आते, ए बी सी कहाँ जा रहा है, 1 2 3 कहाँ है, समझ नहीं आता उसे। डिस्कैलकुलिया से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्या प्रदर्शित करता है, इसे आप याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण में बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण में वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिसमें अमूर्त चित्र, ना बोलने वाले चित्र, निर्जीव पदार्थ समझ चुके होंगे आप, पत्थर, ग्लास, कॉपी, पेन, ये सब निर्जीव है। ज्यामिति चित्र, आयत, त्रिकोण, ये सारे आदि का प्रयोग होता है। शाब्दिक, व्यक्तिगत, अशाब्दिक और सामूहिक, ये होते हैं अशाब्दिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अशाब्दिक। ये सारे जो हैं अमूर्त चित्र, निर्जीव पदार्थ, ज्यामिति चित्र अशाब्दिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अशाब्दिक इज करेक्ट आंसर इस 27। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। इनमें से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिससे शिक्षार्थियों का आकलन नहीं किया जा सकता? शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जांचना, ठीक है। शिक्षार्थियों की प्रगति को अभिलेखित करना, स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। डी, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यपालक के प्रयास को धीमा करने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यपालक के प्रयास को धीमा करना। ये प्रयोजन जो है स्टूडेंट्स के आकलन के लिए, आकलन का प्रयोजन करने के लिए नहीं है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यपालक के प्रयास को धीमा करना, उन्हें स्लो कर देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर 29। यदि सीखने वाले में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। कैसे कठिन हो जाता है? यदि सीखने वाले में इनमें से कौन सी चीज़ का अभाव होगा, मतलब अभाव होगा दैट मीन्स किसी चीज़ की कमी होगी तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति, ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति, ये सभी, इन सभी का अभाव होगा तो सीखने में कठिन हो जाता है, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी से मोटिवेट नहीं होंगे, आप कंटिन्यूअस नहीं करेंगे उस चीज़ को,
किसी और से मोटिवेट होना छोड़िए, खुद से मोटिवेट होइए पहले तो। अगर आप किसी से मोटिवेट नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आप बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ें नहीं होगी तो आप सीख नहीं सकते हैं। यदि सीखने वाले में सीखने का ये सभी चीज़ें अगर नहीं होगी तो आप नहीं सीख सकते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक मैंने इसे डिफाइन किया होगा, बाकी का भी मैंने किया होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आएगा ये सेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। खालिस्तान के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, बालकों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था से और ऊपर वाली स्टेज, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बालकों में परिवर्तन होता है। आप उसे प्रत्यक्ष रूप से ना ही देखा जा सकता है और ना ही इसका मापन किया जा सकता है। किसका? वृद्धि का, विकास का, व्यक्तित्व का, समायोजन का? विकास का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विकास के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, हेल्पफुल रहेगा। आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राइट आंसर एंड सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पूरे कमेंट पढ़ते हैं। और हैव अ ब्यूटीफुल डे, बाय बाय।